तो प्रोस्टेट का साइज क्या बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि वो इतना बढ़ जाता है कि आपको बहुत सारी परेशानियां दे सकता है एक उम्र के बाद? तो हम 20 ग्राम से ऊपर एनलार्जमेंट कहते हैं, पर ऐसा भी है कि मरीज बोलता है मेरा प्रोस्टेट तो 20 ग्राम का है पर मेरे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो हम सिर्फ साइज के आधार पे ना जाएं, बट उम्र और सिम्टम्स का कोरिलेशन करके प्रोस्टेट का इलाज करें या उसको दोषी करार दें। सर्जरी से आपके प्लेजर में कोई कमी नहीं आती, इरेक्शन में कोई कमी नहीं आती, पर हाँ फर्टिलिटी कुछ साल के लिए कम हो जाती है। तो अगर व्यक्ति को बच्चे पैदा करने की आवश्यकता है तो उस परिस्थिति में हम सर्जरी ना करते हुए दवाओं का सहारा लेना पसंद करेंगे। प्रोस्टेट कैंसर के होने के पीछे कारण क्या हो सकते हैं और क्या ये बाकी कैंसर जो है उनके जितना ही डेंजरस होता है? तो मैं कुछ बातें समझाना चाहूँगा क्योंकि प्रोस्टेट के सिम्टम्स उम्र के साथ बढ़ने लगते हैं। पहले ज़माने में दैट इन्वॉल्व्ड डॉक्टर फिंगर एग्जामिनेशन करता था प्रोस्टेट का। अब एक ब्लड टेस्ट आ गया है जिसका नाम है PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन या पदार्थ। अगर तेजी से PSA बढ़ रहा है तो चाहे दर कम भी है तो भी हमें प्रोस्टेट कैंसर के बारे में सोचना पड़ता है। कि अगर वो चाहते हैं कि प्रोस्टेट संबंधी बीमारियों से बचे रहें, प्रिवेंट करके रखें, कुछ समय तक उसको टाल दे, तो अभी से ही अपनी जीवन शैली में से क्या 4-5 चीजें वो बदल दे? Having sex और for a man to discharge 2 to 3 times a week, तो प्रोस्टेट हल्का रहता है तो उससे सिम्टम्स कम रहते हैं। तो मेरे मरीज जो 50 साल के ऊपर की उम्र के मेरे पास आते हैं और उनको मैं कहता हूं कि सेक्सुअली एक्टिव रहना अच्छा है तो 2 से 3 बार हफ्ते में डिस्चार्ज करे व्यक्ति, दैट इज गुड। अगर यूरिन रुक रुक कर आने लगे, पहले सही आ रहा था बट अब रुक रुक कर आ रहा है, तो क्या ये एक शुरुआती संकेत है? बार बार जाना, पेशाब की धार कमजोर हो जाना, पेशाब करने के बाद लगना कि थैली पूरी तरह खाली नहीं हुई, जब पेशाब लगा तो एकदम से भागने की ज़रूरत पड़े बाथरूम तक पहुंचने के लिए, ये सब प्रोस्टेट साइज संबंधित, रुकावट संबंधित सिम्टम्स होते हैं। इंडिया में एक एज क्रॉस करने के बाद मर्दों में प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रोस्टेट जो है वो मर्दों की सेहत का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है, लेकिन अक्सर इससे रिलेटेड जो सिम्टम्स है वो लंबे समय तक इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही 50 की उम्र क्रॉस होती है वैसे ही प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो कई बार प्रोस्टेट रिलेटेड जो दिक्कतें हैं उसमें कैंसर हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, या फिर प्रोस्टेट की साइज का बढ़ना जैसे ये चीज़ें जो है वो दिख सकती हैं। अब ऐसे में इसके सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा वेग होते हैं, कई बार पकड़ में नहीं आते और कई बार दूसरी बीमारियों से भी मिलते जुलते हैं। इसीलिए ज़रूरी है समय रहते इसका डायग्नोसिस। इसलिए हमने आज के भी सेशन को ऑर्गेनाइज किया है सो दैट हम प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकें, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर राजीव सूद, जो कि चेयरमैन हैं यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, रीनल ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट, मणिपाल हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवभारत टाइम्स के दर्शकों को मेरा नमस्कार, खुशी है आपके साथ जुड़ने में। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके ज़रिए हमारी ऑडियंस तक प्रोस्टेट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो जानकारी है, जो अवेयरनेस है वो पहुंचा सके, क्योंकि इंडिया में लोगों को प्रॉब्लम्स के नाम तो बहुत सारे पता है बट एक्चुअली उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसको डायग्नोज करना सही समय पर कितना ज़रूरी है, इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है। तो सबसे पहले यही बताइए कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है मर्दों में, इसका रोल क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये क्यों ज़रूरी है मर्दों के लिए? तो देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड हर मेल चाइल्ड बच्चे में होता है और जब एडोलेसेंस हो जाती है, प्यूबर्टी हो जाती है, तो जो स्पर्म्स बनते हैं टेस्टिकल में, उनका फ्लूइड पानी 30 से 35% प्रोस्टेट में बनता है, जिसमें स्पर्म्स को नरिशमेंट मिलती है और सर्वाइवल मिलता है। प्रोस्टेट ग्लैंड अमूमन एडल्टहुड में 15 से 20 ग्राम का होता है और पेशाब की थैली यानी कि ब्लैडर से बाहर जाने वाली जो मोरी है यूरिथ्रा, उसके जंक्शन पे जुड़ा होता है। तो हर बार मर्द को पेशाब करना होता है तो प्रोस्टेट खुलता है, पेशाब बह के जाता है और जब खाली हो जाता है ब्लैडर तो प्रोस्टेट बंद हो जाता है। जो भी परिवर्तन प्रोस्टेट में आता है
उसी के चलते ये सब पेशाब के सिम्टम्स पैदा होते हैं। आपने सिम्टम्स की बात की तो हम उसी पर ही आते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना कि एक्चुअल लक्षण हम कैसे पहचानें। हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ सिम्टम्स हैं, आप प्लीज़ बताइएगा कि क्या ये प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लक्षण हो सकते हैं या नहीं। सबसे पहले, अगर यूरिन रुक रुक कर आने लगे, पहले सही आ रहा था बट अब रुक रुक कर आ रहा है, तो क्या ये एक शुरुआती संकेत है? हाँ, तो 50 साल के बाद 50% आदमियों में कुछ ऐसे सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं, जैसे कि बार बार जाना, पेशाब की धार कमजोर हो जाना, पेशाब करने के बाद लगना कि थैली पूरी तरह खाली नहीं हुई, जब पेशाब लगा तो एकदम से भागने की जरूरत पड़े बाथरूम तक पहुंचने के लिए। ये सब प्रोस्टेट साइज संबंधित, रुकावट संबंधित सिम्टम्स होते हैं। इसी उम्र पे डायबिटीज और अन्य रोग भी होते हैं, तो किसी हद तक उनका ओवरलैप भी हो सकता है, क्योंकि डायबिटिक्स में भी पेशाब की मात्रा ज्यादा बनती है। पर बेसिकली 50 साल के बाद साइज रिलेटेड सिम्टम्स पैदा होने लगते हैं। जैसे आपने कुछ और सिम्टम्स के बारे में भी बताया, तो उसमें ऐसा भी होता है कि यूरिन पास तो कर लिया लेकिन लगता है कि ब्लैडर अभी भी खाली नहीं हुआ है, अभी भी फुल है, पूरी तरीके से एम्प्टी नहीं हुआ है ब्लैडर। तो ये इस तरह की अगर फीलिंग आ रही है तो क्या ये भी एक प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम का संकेत है? एक है कि वास्तव में पूरी तरह खाली नहीं हो रहा और कुछ पेशाब बच रहा है, जिसकी वजह से इच्छा बन रही है। उसकी और भी वजह है, किसी हद तक पेशाब की इच्छा प्रोस्टेट के इर्द गिर्द पैदा होती है। तो जब प्रोस्टेट बढ़ने लगता है या प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन, सूजन आने लगती है, तो भी इच्छा स्ट्रांग हो जाती है। तो चाहे पेशाब खाली हो भी गया, लेकिन वो इच्छा बार बार जल्दी जल्दी होने लगती है। रात में अगर वो जो वॉशरूम जाने की अर्ज है या फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो दिन में सही रह रही है, बट अब रात में जैसे ही सोने जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है आपको कि बार बार यूरिन पास करने जाना है, ये फीलिंग भी अगर ज्यादा होने लगे तो ये भी एक साइन है? आपने बहुत सही कहा। इसकी कई वजहें हैं। एक वजह कि जब हम दिन भर काम करते हैं, खासतौर पे 50 साल से ऊपर की उम्र वाले आदमियों में, तो स्किन में, क्योंकि स्किन, चमड़ी थोड़ी नरम हो जाती है उम्र के साथ, तो उसमें पानी भर जाता है। जैसे हम बैठे हैं, चल रहे हैं, तो जब हम लेटते हैं तो वो स्किन का पानी खून में वापस आ जाता है। तो एक प्रकार से आप लेटे और 2 ग्लास शरीर में पानी के आ गए, तो वो पानी तो शरीर को निकालना ही पड़ेगा। एक सोच है कि रात को नींद अच्छी आए तो लोग दूध का ग्लास पी के सोते हैं, उससे भी शरीर में पानी है आखिरकार, तो वो भी पेशाब में निकलेगा। इन सब चीजों के चलते, या कुछ लोग शाम को शराब पीते हैं, चाहे थोड़ा सा मात्रा में पीते हो पर फिर भी शराब पी लेते हैं, तो शराब भी एक प्रकार का डायूरेटिक है, जिसके चलते ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। प्रोस्टेट और स्टूल का रास्ता पास पास है, तो अगर कब्ज बहुत स्ट्रांग है तो जो फीकल मैटर कोलन में भरा हुआ है वो भी प्रेशर डालता है प्रोस्टेट के ऊपर। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन, कब्ज ज्यादा है, उनमें भी ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीजों का मिश्रण है जो हमें रात को ज्यादा परेशान करता है। तो अगर प्रोस्टेट में इस तरीके की दिक्कत हो रही है तो क्या सिर्फ यूरिन रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स होते हैं या मर्दों में कुछ अलग तरीके के भी बदलाव होते हैं? तो प्रोस्टेट का काम तो फर्टिलिटी से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि मर्द में पेशाब और सीमेन का रास्ता एक ही है, तो सिम्टम्स ज्यादातर पेशाब संबंधित होते हैं। हाँ, अगर साथ में इन्फेक्शन है तो दर्द, जलन के सिम्टम्स जुड़ जाते हैं। उस परिस्थिति में लिंग के रास्ते जलन या दर्द होना, या अंडकोश, टेस्टिकल्स में दर्द जाना, ये सब एड ऑन सिम्टम्स, पर अमूमन पेन एनलार्ज प्रोस्टेट का सिम्टम नहीं है। वो किसी हद तक इन्फेक्शन होने से ही होता है। हमने जो सिम्टम्स डिस्कस किए, आपने इसमें 2-3 प्रॉब्लम्स के भी नाम लिए, तो हम चाहते हैं कि एक एक करके आप जो प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसके बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ दे दीजिए। सबसे शुरुआत में हम बात करते हैं एज रिलेटेड। तो यंगर जनरेशन में भी प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं या 50 के बाद वाले में ही? तो क्लासिकली प्रोस्टेट की जो यंगर जनरेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं, वो जब सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू हो जाती है उसके बाद शुरू होती हैं। तो उसकी एक वजह है, अगर आप सेफ सेक्स नहीं कर रहे हैं और इन्फेक्शन हो गई तो इसको बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं। कुछ लोगों में बिना सेक्सुअल एक्टिविटी या बिना इन्फेक्शन के बाद भी प्रोस्टेटाइटिस होता है। नॉर्मल इजैक्यूलेशन से जो प्रेशर्स बनते हैं, उसमें कहा जाता है कि कुछ पेशाब भी प्रोस्टेट के अंदर चला जाता है जब
इंसान पेशाब कर रहा है तो इन्फ्लेमेशन या सूजन शुरू हो जाती है। तो ये तो प्रोस्टेटाइटिस जवान आदमियों में अक्सर होता है। प्रोस्टेटाइटिस डायबिटिक्स में भी हो सकता है, पर उस वक्त तक प्रोस्टेट भी किसी हद तक बढ़ा हुआ होता है, तो उसको हम एनलार्ज प्रोस्टेट की कैटेगरी में ही दर्ज करके इलाज करते हैं, जिसमें दवाएं और सर्जरी का रोल होता है। पर जवान लोगों में कोई सर्जरी का रोल नहीं है, इसलिए दवाओं का सहारा लिया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जवानी में जो प्रोस्टेटाइटिस होता है उसमें अक्सर कई महीने दवा चलानी पड़ती है ताकि इंसान उससे उभर सके, और उसकी रिपीट होने की टेंडेंसी भी रहती है। अच्छा, वापस आने की, क्योंकि जो वजहें हैं वो मूल तौर पे बदलती नहीं है। तो कुछ लोगों में दुर्भाग्यवश ऐसा होता है, और ये व्यक्ति अक्सर बहुत निराश हो जाते हैं क्योंकि इनकी नॉर्मल सेक्स लाइफ अफेक्ट हो जाती है। तो उन्हें मैं यही हौसला देना चाहूंगा कि आप डॉक्टर से संपर्क करें और थोड़ा लंबे समय दवा लेने के लिए मानसिक तौर पे तैयार रहें, तो आप जरूर उससे उभर जाएंगे। ये जो प्रोस्टेटाइटिस है यानी प्रोस्टेट में इन्फेक्शन, आपने कहा यंगर जनरेशन को ज्यादातर अफेक्ट करता है, इसके लक्षण कैसे समझें हम? तो लक्षण शुरुआत में पेशाब में जलन, कांस्टेंट पेशाब की इच्छा, किसी हद तक दर्द जिसको हम पेरिनियम का इलाका बोलते हैं, टांगों के बीच का इलाका, टेस्टिकल्स में दर्द, ये फीचर इतना हो जाता है कि उस आदमी का पूरा ध्यान प्रोस्टेट और पेशाब में केंद्रित हो जाता है, जिसके चलते वो अपनी नॉर्मल सेक्स लाइफ या नॉर्मल वर्क लाइफ में भी उसका बुरा असर पड़ने लगता है। तो वो इलाज संभव है, अच्छा है, लेकिन लंबे समय का। और ये कितने समय तक का चल सकता है इलाज यंगर जनरेशन में अगर प्रोस्टेटाइटिस हो गया तो? प्रोस्टेटाइटिस जब भी एक बार हो जाता है तो कम से कम 1 से 3 महीना दवा लेने की आवश्यकता पड़ती है, और वो दवाओं का मिश्रण होता है ताकि वहाँ प्रेशर्स कम हो सके, इन्फ्लेमेशन कम हो सके, और ये दवाएं पूरी तरह सिम्टम्स जाने के बाद भी कुछ समय लेनी चाहिए ताकि दोबारा ना हो जाए। इन दवाओं के कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? देखिए, अगर हम पेन किलर्स की बात करें तो उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, पर जो अन्य दवाएं हैं उनका कोई ऐसा लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं है। तो जो मिश्रण हम इस्तेमाल करते हैं उसमें एक दवा होती है कोई एंटीबायोटिक के इन्फेक्शन ना हो, दूसरी दवा जिनको हम अल्फा ब्लॉकर्स बोलते हैं जो प्रोस्टेट को रिलैक्स करती हैं, तो पेशाब के दौरान के प्रेशर्स कम हो। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर अक्सर रेट्रोग्रेड इजैक्यूलेशन, मतलब जब आदमी डिस्चार्ज करता है तो सीमेन बाहर ना आके पेशाब की थैली में चला जाता है, और साथ में कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी भी देते हैं कुछ समय के लिए। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी, जैसा कि नाम कहता है कि सूजन और दर्द कम करने की दवा, इनके साइड इफेक्ट्स जरूर होते हैं, एसिडिटी के तौर पे या किडनी पे बुरा असर, पर जवानी में इतनी चिंता नहीं होती क्योंकि ऑर्गन्स भी जवान है। तो ये 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन 1 से 3 महीना चलाने की आवश्यकता होती है। तो आपने जैसे हमें ये प्रोस्टाइटिस का बता दिया कि इन्फेक्शन जो है यंगर जनरेशन में होने के कारण वगैरह क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम आते हैं, जो सबसे ज्यादा कॉमन दिखी जाती है, दैट इज प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, जिसे आई गेस BPH भी कहते हैं। तो प्रोस्टेट का साइज क्या बहुत ज्यादा मैटर करता है कि वो इतना बढ़ जाता है कि आपको बहुत सारी परेशानियां दे सकता है एक उम्र के बाद? तो प्रोस्टेट अंग जो है उसमें ग्लैंड्स भी होते हैं, मसल भी होती है, फाइब्रस टिश्यू जिसको स्कार कहते हैं वो भी होता है। तो साइज जैसे जैसे बढ़ता है, कौन सा इंग्रेडिएंट ज्यादा है उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि भाई ये फाइब्रस प्रोस्टेट है, छोटा प्रोस्टेट है। पर ऐसा कहीं नहीं है कि फाइब्रस प्रोस्टेट तंग नहीं करेगा या सिर्फ बड़ा किसी एक साइज के बाद तंग करेगा। तो इट इज मोर उम्र संबंधित ना कि साइज संबंधित सिम्टम्स, पर चेंजेस ले दे के प्रोस्टेट में ही होते हैं जिसकी वजह से ये सिम्टम्स पैदा होते हैं। तो स्पेसिफिक कोई साइज होता है प्रोस्टेट का कि इससे ज्यादा बढ़ गया तब वो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की कैटेगरी में आएगा? तो हम 20 ग्राम से ऊपर एनलार्जमेंट कहते हैं, पर ऐसा भी है कि मरीज बोलता है मेरा प्रोस्टेट तो 20 ग्राम का है पर मेरे सिम्टम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो हम सिर्फ साइज के आधार पे ना जाएं, बट उम्र और सिम्टम्स का कोरिलेशन करके प्रोस्टेट का इलाज करें या उसको दोषी करार दें।
ठीक है, तो सिम्टम्स क्या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के अलग होते हैं या वो भी यूरिन रिलेटेड ही? तो हम इन सब को लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स बोलते हैं। ये दर्जा है जिसमें कि बार बार जाने की ज़रूरत, धार कमज़ोर होना, करने के बाद इच्छा बनी रहना, ये प्रकार के सिम्टम्स 50% लोगों में 50 साल के बाद शुरू होने लगते हैं। शुरू में हल्के होते हैं, पर एक समय आता है जब आपका काम, बिजनेस मीटिंग या कोई लंबी ड्राइव 1 घंटे की जिससे चलते आपको बार बार रुक के पेशाब के लिए जाना पड़े, तो जवान वर्किंग क्लास लोगों में ये सिम्टम्स उनका वर्क हैम्पर करते हैं। और रात को क्योंकि बार बार उठना पड़ता है तो सुबह नींद आती है, थकान महसूस होती है। तो हल्के सिम्टम्स एक 55 साल के आदमी को ज़्यादा तंग कर सकते हैं, बजाय इसके कि एक 80 साल के आदमी को वही सिम्टम्स बिल्कुल ना तंग करें। तो हम एज डॉक्टर्स पेशेंट के सिम्टम्स उन्हें उनकी लाइफस्टाइल पे कितना प्रभाव डाल रहे हैं उसके आधार पे इलाज रेकमेंड करते हैं। और फिर प्रोस्टेट के साइज बढ़ने का यानी एनलार्जमेंट का फिर इलाज कैसे होता है? तो देखिए, जैसे मैं साधारण तौर पे समझाने का प्रयास करूं कि एक दरवाज़ा खुलता है, उसके कुंडे में जंग लग गया तो आप कुंडे में ल्यूब्रिकेंट डालेंगे तो वो बेहतर खुलेगा। तो शुरू में जो हम ये अल्फा ब्लॉकर दवाएं इस्तेमाल करते हैं वो एक प्रकार से प्रोस्टेट में रिलैक्स करती हैं, उसको खुलने में मदद करती हैं। पर प्रोस्टेट का साइज और चेंजेस अगर मैं कहूं तो वो रफली हर 10 साल की जिंदगी में डबल होता है। तो शुरुआत में ये दवाएं काफी कारगर होती हैं क्योंकि इंसान को खाने के साथ साथ ही तुरंत आराम आने लगता है। पर उसका फायदा तभी तक बना रहता है जब तक आप खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर 10 दिन की दवा लिखेगा और अगले 10 साल को आपको उसका असर या फायदा बना रहेगा। तो क्या फिर लाइफ टाइम खानी पड़ती है? हाँ, तो फिर लाइफ टाइम खानी पड़ती है। अच्छा। तो पर दवा खाने के बावजूद अमूमन 10 साल होते होते सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं और फिर हमें और इलाज उपचार जैसे कि ऑपरेशन हुआ या कुछ और मिनिमली इन्वेसिव उपचार भी हैं, उनका सहारा लेना पड़ता है। आपने जो डॉक्टर यहाँ ये बात कही कि दवा लेने के बाद भी सिम्टम्स बढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों को आजकल ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स जो दवाई लिखते हैं वो इसीलिए लिखते हैं कि सिम्टम्स और बढ़े और फिर वो उनके पास आए इलाज कराने के लिए, सर्जरी कराने के लिए। तो प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सा तो मैं इसके बारे में एक फिलोसॉफिकल चीज़ कहना चाहूँगा कि आज से 25-30 साल पहले अगर किसी 50 साल के इंसान को मोतियाबिंद या कैटरैक्ट होता था तो कहा जाता था नहीं, उसको पकने दो फिर ऑपरेशन कराना। तो बेचारा धुंधला देखता था, 70, 75, 80 साल का होके जब कैटरैक्ट पक जाता था तब जाके ऑपरेशन करवाया जाता था। आज क्योंकि ऑपरेशंस इतने सेफ हो गए हैं कि फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ पे है, ना कि किसी खतरे के ऊपर। तो वही कहानी प्रोस्टेट सर्जरी की भी है। पिछले 20-25 सालों में इतने सेफ उपचार, सर्जिकल उपचार उपलब्ध हो गए हैं कि अगर व्यक्ति को 50-55 साल पे सिम्टम्स शुरू हो गए तो हम उनको एनकरेज करते हैं कि आप सर्जरी का सहारा लें, ना कि दवाओं का। और फिर सर्जरी होने के बाद 20-25 साल तक बिना दवा के फर्स्ट क्लास काम चलता रहे। पर मरीज अक्सर पूछता है, डॉक्टर आपने ऑपरेशन कर दिया, ये प्रोस्टेट फिर हो जाएगा? तो ये जो नॉन कैंसर प्रोस्टेट का उपचार है उसमें जैसे आप संतरा खाते हैं, फाड़ियां खा जाते हैं, छिलका छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से प्रोस्टेट का छिलका छोड़ के उसका जो लोब्स हैं, फाड़ियां हैं, निकाल देते हैं। अच्छा। पर उनको रीग्रो होने में काफी समय लगता है, उस दौरान आप अच्छे बने रहते हैं। तो जितना 50 साल के करीब है मर्द जिसको सिम्टम्स शुरू हुए, उसको शुरुआत में हम दवाएं जरूर देते हैं पर साथ में काउंसल करते हैं कि आपको हल चाहिए तो सर्जरी वुड बी अ बेटर चॉइस, बेहतर हल होगा। ओके। तो ऐसा है कि जिन यंगर लोगों में प्रोस्टाइटिस हम जब यंगर शब्द इस्तेमाल करते हैं तो हम 50 से ऊपर की बात कर रहे हैं। अच्छा, ओके। फॉर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, जो हम यंग एडल्ट सेक्सुअली एक्टिव की बात कर रहे हैं वो 20, 30, 40 साल वालों में, उसमें प्रोस्टेटाइटिस नामक सिम्टम ज्यादा होता है। पर उसमें हम सर्जरी नहीं रेकमेंड करते क्योंकि वो करेंगे तो उसकी फर्टिलिटी अफेक्ट हो जाएगी। तो अब इस बातचीत में जब हम
एनलार्ज प्रोस्टेट और यंग व्यक्तियों की बात करें तो 50 साल से ऊपर यंग है, पर हाँ 70-75 होने तक फिर हम कह सकते हैं कि अब आप काफी वृद्ध हो गए हैं। तो यंग पीपल मीन्स 50 के या 60 की उम्र के लोगों की बात कर रहे हैं। यंग लोगों से मेरा कहना था कि जिन लोगों में आपने जैसे कहा कि प्रोस्टेट का इन्फेक्शन होता है वो यंगर जनरेशन में होता है, अगर उनके 20s 30s या 40s में उनको प्रोस्टेटाइटिस हुआ है, चांसेस है कि 50 60 70s में एनलार्जमेंट भी हो सकता है? देखिए, इनलार्जमेंट और प्रोस्टेटाइटिस का कोई मेल नहीं है, पर क्योंकि जिस व्यक्ति को प्रोस्टेटाइटिस एक बार हो जाता है वो मानसिक तौर पे इतना चिंतित रहता है कि जैसे ही हल्के फुल्के सिम्टम्स 50 साल के बाद शुरू होते हैं तो उसको वही पुरानी यादें वापस आ जाती हैं और उसको वो सिम्टम्स बहुत अहम लगने लगते हैं। तो ठीक है, मतलब इसका कोई ऐसा डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। ओके। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में जो दवाइयों का रोल है, आपने कहा कि पहले थोड़े दिन की दवा देते हैं, फिर आप कहते हैं कि सर्जरी आपके लिए बेटर चॉइस हो सकती है। अगर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की सर्जरी होनी है तो आप क्या इवैल्यूएट करते हैं पेशेंट्स में कि आप सर्जरी के लिए एलिजिबल हैं, सर्जरी कैसे होगी और फिर उसका पूरा प्रोसेस कैसे होता है? तो इससे पहले कि मैं सर्जरी के बारे में बताऊं, जो दवाएं हैं उस पे कुछ चीजें हैं जो मैं स्पर्श करना चाहूंगा। एक मैंने बताया अल्फा ब्लॉकर, जो प्रोस्टेट को एक प्रकार से खुलने में मदद करती है। लोग अक्सर बोलते हैं कि ऐसी दवाएं हैं जो प्रोस्टेट का बढ़ना रोक दें या श्रिंक कर दें, तो ऐसी दवाएं हैं, पर वो मेल और हार्मोन्स को ब्लॉक करती हैं। तो अगर मैं 50 साल के आदमी में वो दवा लंबे समय चलाता हूं तो किसी हद तक एनर्जी लेवल्स, सेक्सुअल परफॉर्मेंस, उस पर बुरा असर पड़ता है। और जब मेल हार्मोन्स ब्लॉक कर देते हैं तो मसल्स और बोन्स पे भी बुरा असर पड़ता है। तो वो दवाएं हम 50-60 साल के व्यक्ति पे नहीं इस्तेमाल करते, अमूमन 70-75 साल वालों में करते हैं। साथ में क्योंकि पेशाब की थैली को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है रुकावट के अगेंस्ट पेशाब को खाली करने के लिए, तो वो थैली भी मोटी हो जाती है। तो वो एक और वजह है कि फंक्शनल कैपेसिटी जब कम हो जाती है तो इंसान बार बार पेशाब करता है। तो उसके लिए थैली को शांत करने के लिए कुछ दवाएं हैं। तो इन 3 दवाओं के कॉम्बिनेशन से अगर मरीज खुश नहीं है, उसको सिम्टम्स परेशान कर रहे हैं, तो मैं समझाने के लिए कहता हूं कि ऑपरेशन 2 वजहों से किया जाता है। एक वजह, मरीज डॉक्टर को बोले मेरा ऑपरेशन करो, तो वो ही मरीज ऑपरेशन कहेगा जिसको दवाओं से फायदा ना हो रहा या जिसकी लाइफस्टाइल फिर भी अफेक्ट हो रही है। दूसरा है, डॉक्टर मरीज को कहे ऑपरेशन कराओ। डॉक्टर तब कहता है जब कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा होने लगती है। जैसे? तो एक कॉम्प्लिकेशन जो हम सबको समझ में आती है कि पेशाब रुक गया एकदम, तो पाइप या कैथेटर डाल के निकालना पड़ेगा, तो आपको कैथेटर से छुटकारा चाहिए तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। पर इसको हम एक्यूट रिटेंशन बोलते हैं। पर क्रॉनिक रिटेंशन, जिसमें कि बहुत ज्यादा पेशाब अंदर रुक रहा है और समय के साथ वो बढ़ता जा रहा है, तो अगर मुझे एक आंकड़ा देना हो तो अगर 100 मिलीलीटर से ज्यादा पेशाब थैली में रुक रहा है तो कॉम्प्लिकेशंस के खतरे बढ़ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन मतलब सबसे पहली है यूरिन इन्फेक्शन। जैसे कहीं भी पानी रुका रहेगा तो बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, तो शरीर में, ब्लैडर में अगर पेशाब रुकने लगेगा तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। एडिशनली अगर प्री डायबिटिक या डायबिटिक है व्यक्ति तो वही रेजिडुअल यूरिन जो 100 से ज्यादा है उसमें इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ जाता है। तो एक्यूट रिटेंशन एक वजह है, क्रॉनिक रिटेंशन दूसरी वजह है। अगर पेशाब बहुत रुकेगा तो फिर गुर्दों पे भी बुरा असर पड़ने लगता है और गुर्दों का फंक्शन भी अफेक्ट होने लगता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस रिटेंशन की, इन्फेक्शन की, किडनी पे बुरे असर की, इन्फेक्शन से पेशाब में खून आने की, ये सब वजहें हैं जब डॉक्टर आपको ऑपरेशन कराने को बोलता है। पर जैसा मैंने कैटरैक्ट की तुलना दी, तो आज प्रोस्टेट सर्जरी इतनी सेफ है कि हम उसको प्रोएक्टिवली रेकमेंड करते हैं, ना कि कहें कि आप 20 साल अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज करें और फिर ऑपरेशन कराएं। नहीं, तो जो सर्जरी है उसमें क्या प्रोस्टेट फिर निकाल दिया जाता है? तो अगर पूरा प्रोस्टेट मतलब छिलका और उसके अंदर के लोब्स निकाल दें, वो कैंसर सर्जरी है। वो कंप्लीटली एक डिफरेंट डायरेक्शन है। कैंसर सौभाग्यवश हिंदुस्तानियों में
बाहर की रेसेस के मुकाबले में, जैसे कि अफ्रीकन्स हुए, अमेरिकन्स हुए, हिंदुस्तानियों में प्रोस्टेट कैंसर कम होता है। पर आजकल क्योंकि हम उसको डिटेक्ट करने के लिए ट्यूमर मार्कर ब्लड टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो जल्दी पकड़ा जाता है, तो उसके भी ऑपरेशंस काफी होते हैं। पर अभी तक अगर हम बातचीत को 3 हिस्सों में बांट दें तो एक है जवानी का प्रोस्टेटाइटिस, दूसरा है 50 साल के बाद एनलार्ज्ड प्रोस्टेट पर बिनाइन नॉन कैंसर प्रोस्टेट, और तीसरी कैटेगरी है कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। तो इन 3 अलग भागों में हमें मरीज को इलाज करना है और समझना है और समझाना है। बिल्कुल। अभी कैंसर पर हम आएंगे, बट उससे पहले जो एनलार्जमेंट की सर्जरी का प्रोसेस है वो आपने बताया कि किस तरीके से आप लोग इवैल्यूएट करते हैं, बताते हैं। सर्जरी के बाद अगर किसी का मतलब प्रोस्टेट में फिर से वो चीजें वापस आ सकती हैं या तो ऐसा है देखिए, कि... क्योंकि ये एक सेक्स ऑर्गन है तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल मुद्दे, मानसिक मुद्दे जुड़े होते हैं। राइट। तो पहली चीज है कि सेक्स 2 वजहों से अहम है। एक प्लेजर, सेहत अच्छी रखने, खुश रहने के लिए, और दूसरा है प्रोक्रिएशन, बच्चे पैदा करने के लिए। तो नॉन कैंसर प्रोस्टेट सर्जरी से आपके प्लेजर में कोई कमी नहीं आती, इरेक्शन में कोई कमी नहीं आती, पर हाँ फर्टिलिटी कुछ साल के लिए कम हो जाती है। मतलब जब हमने प्रोस्टेट, जहां पे सीमेन लिक्विड बन रहा है, वो मात्रा भी कम हो जाती है और डिस्चार्ज के समय ब्लैडर में चला जाता है। तो अगर व्यक्ति को बच्चे पैदा करने की आवश्यकता है तो उस परिस्थिति में हम सर्जरी ना करते हुए दवाओं का सहारा लेना पसंद करेंगे। पर अमूमन 50 साल के ऊपर लोगों का परिवार पूरा हो रखा होता है, तो सर्जरी करा के कोई ऐसा एडवर्स इंपैक्ट सेक्सुअल एक्टिविटी संबंधित नहीं होता। तो हम सर्जरी को रेकमेंड करें और व्यक्ति अडॉप्ट करे, उसके दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपको सेक्स परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आएगी। ये बहुत अहम बात है। इसमें डॉक्टर आपने कहा कि कई बार जो प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट बढ़ना होता है वो बिनाइन होता है, दैट इज नॉन कैंसरस। तो इसमें जो सर्जरी होती है क्या फिर ये अलग तरीके से होती है? तो अगर हम कहें समझाने के तौर पे कि 20 ग्राम का प्रोस्टेट एक नींबू की तरह है और बढ़ने के बाद एक संतरे की तरह बन गया, तो उपचार आज से 30 साल पहले हम फाड़ियां ओपन ऑपरेशन द्वारा निकालते थे और पेशेंट को फायदा होता था। ओपन सर्जरी। किंतु जैसा आप समझ सकते हैं कि ओपन सर्जरी के कुछ खतरे होते थे, तो अब सारी सर्जरी एंडोस्कोपिक होती है और उसमें हम क्या एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, बिजली की कटिंग को हम TURP बोलते हैं और रोशनी लेजर द्वारा कटिंग को लेजर ऑपरेशन बोलते हैं। पर दोनों ही परिस्थिति में पेशाब के रास्ते टेलीस्कोप या एंडोस्कोप जाता है और वो अचीव होता है। जहां हम प्रोस्टेट एक्चुअली निकाल देते हैं उसमें फायदा सबसे ज्यादा होता है। पर क्योंकि व्यक्ति चाहता है कि मेरी सेक्सुअल परफॉर्मेंस बिल्कुल भी ना चेंज हो, मतलब सीमेन का रेट्रोग्रेड इजैक्यूलेशन ना हो, मात्रा बनी रहे, तो कई सारे मिनिमली इन्वेसिव इलाज आ गए हैं जिसमें प्रोस्टेट निकाला नहीं जाता पर अंदर ही हीट द्वारा जला दिया जाता है और वो समय के साथ सुकड़ जाता है। या आजकल एंजियो एम्बोलाइजेशन, मतलब जो खून की नालियां प्रोस्टेट को सप्लाई कर रही हैं उनको अगर हम ब्लॉक कर देते हैं तो प्रोस्टेट में खून जाना बंद हो जाता है, तो किसी मात्रा में प्रोस्टेट श्रिंक हो जाता है। पर जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये जो मिनिमली इन्वेसिव, कम इन्वेसिव इलाज उपचार हैं उसमें आगे चल के इफेक्टिवनेस भी कम होती है। हाँ, सेफ्टी बढ़ गई क्योंकि आपने बहुत कम काम किया, लेकिन इफेक्टिवनेस भी प्रोपोर्शनेटली कम है। अगर हम प्रोस्टेट का फ्लैश मास निकाल देते हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा है। तो ये चीज बैलेंस आउट डॉक्टर आपको समझाएगा और आपकी राय लेते हुए इलाज करेगा। इसमें अगर हम जो थर्ड कैटेगरी की बात कर रहे हैं, दैट इज प्रोस्टेट कैंसर, उसके बारे में बताइए। वैसे तो आपने कहा कि बाकी जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनके कंपैरिजन में इंडिया में केसेस कम देखे जाते हैं, बट स्टिल
कैंसर का नाम सुनते ही लोग अपने आप में ही थोड़ा सा घबरा जाते हैं, तो प्रोस्टेट कैंसर के होने के पीछे कारण क्या हो सकते हैं, और क्या ये बाकी कैंसर जो है उनके जितना ही डेंजरस तो होता है? मैं कुछ बातें समझाना चाहूंगा, क्योंकि प्रोस्टेट के सिम्टम्स उम्र के साथ बढ़ने लगते हैं। तो नॉन कैंसर एनलार्जमेंट संबंधित सिम्टम्स धीरे धीरे आते हैं, लंबे समय में मरीज डॉक्टर के पास आता है। तो अक्सर होता है मरीज कहता है साहब 1-2 साल से मुझे तकलीफ है, अब मैं आया हूं। हाँ। कैंसर क्योंकि जल्दी बढ़ता है, तो कैंसर के सिम्टम एक प्रकार के ही होते हैं, पर मरीज कहता है 1-2 महीने से तकलीफ शुरू हुई, तो द कैंसर सिम्टम्स आर शॉर्टर, तो डॉक्टर को शक होता है कि कैंसर तो नहीं है। ठीक है। अब कैंसर स्क्रीनिंग का जहां तक सवाल है, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर के उपचार इतने अच्छे हैं, तो हम 50 से 70 साल की उम्र तक प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग रेकमेंड करते हैं। पहले जमाने में दैट इन्वॉल्व्ड डॉक्टर फिंगर एग्जामिनेशन करता था प्रोस्टेट का। अब एक ब्लड टेस्ट आ गया है जिसका नाम है PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन या पदार्थ, जो प्रोस्टेट में मैन्युफैक्चर होता है, और उसकी खून में दर नॉर्मली हम कहते हैं 4 से कम, पर एज मच एज इट इज अबाउट द वैल्यू, उसका ट्रेंड ओवर टाइम। तो अगर तेजी से PSA बढ़ रहा है, तो चाहे दर कम भी है तो भी हमें प्रोस्टेट कैंसर के बारे में सोचना पड़ता है। क्या उसके मार्कर्स होते हैं PSA टेस्ट के? तो ये जो मैंने कहा, ये एक वैल्यू बताई उसकी। तो अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तो 4 से कम अगर PSA है तो हम कहेंगे नॉर्मल है। पर PSA इन्फेक्शन में भी बढ़ता है और कैंसर में भी बढ़ता है। तो इन्फेक्शन का PSA बढ़ेगा पर फिर नीचे आ जाएगा। तो वो एक ट्रेंड हुआ कि अप एंड अ डाउन ट्रेंड। कैंसर में नीचे नहीं आएगा, तो इट इज अ अप एंड अ अप ट्रेंड। तो जिस व्यक्ति का PSA ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, उसमें हमें जरूर आगे जांच और इलाज की आवश्यकता होगी या करनी चाहिए। ओके। प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट बाकी कैंसर की तरह ही होता है? उसमें भी क्या कीमोथेरेपी, रेडिएशन, टारगेटेड थेरेपी, इस तो तरह की चीजें होती हैं? प्रोस्टेट कैंसर अपने आप में उम्र के साथ उसका इंसिडेंस बढ़ता जाता है। यहां तक कि अगर मैं कहूं कि एक स्टडी की गई थी जिसमें 80 साल के 100 व्यक्ति जिनका देहांत प्रोस्टेट कैंसर से नहीं हुआ था, पर मरणोपरांत उनकी प्रोस्टेट की बायोप्सी की गई, तो 80% में प्रोस्टेट कैंसर रिपोर्ट हुआ। इंडिया के? यस। तो हम अगर सिर्फ बायोप्सी मतलब जो पैथोलॉजिस्ट तस्वीर देख रहा है माइक्रोस्कोप के नीचे, वो अपने आप में कैंसर सजेस्ट कर रही हो, लेकिन वो कैंसर जानलेवा नहीं था। तो इसीलिए स्क्रीनिंग 70 साल के बाद, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी और कारणों से भी कम हो सकती है, हम स्क्रीनिंग डिसकंटिन्यू कर देते हैं। उस परिस्थिति में तभी करते हैं अगर मरीज को प्रोस्टेट संबंधित सिम्टम्स हैं। तो ये तो बात हुई प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोसिस की, कि किस कैटेगरी में हम उसको पिकअप करें। और जहां तक इलाज का सवाल है, उसमें 2 चीजें अहम होती हैं। एक, बायोप्सी में पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट करता है कि ये एग्रेसिव किस्म का है या नॉट सो एग्रेसिव किस्म का है। एक वो इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरा मरीज की उम्र इंपॉर्टेंट होती है। तो 70 साल के बाद और अगर कैंसर एग्रेसिव नहीं पाया जा रहा है, तो एक इलाज है जिसको हम एक्टिव सर्वेलेंस बोलते हैं, कि कोई इलाज ना करें, सिर्फ 3-3 महीने से PSA करते रहें, समझने के लिए कि प्रोस्टेट का जो कैंसर डायग्नोज हुआ है वो किस रफ्तार से बढ़ रहा है। ठीक है। तो कई सारे मुद्दे होते हैं, और खासतौर पे अगर फैमिली हिस्ट्री है, पिता या दादा को अगर कैंसर था या भाइयों में कैंसर है, तो उस व्यक्ति को कैंसर प्रोस्टेट होने की संभावना ज्यादा है। तो इन लोगों में हम अक्सर पहला PSA 45 साल पे और 50 साल के बाद हर साल करते रहने की राय देते हैं, ताकि हम फैमिली स्क्रीनिंग के तौर पे उसको ढूंढ पाएं या पकड़ पाएं जल्दी।
ओके। इस सेशन में हम लोगों ने अब तक जिन प्रॉब्लम्स पर बात की है उसमें आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफस्टाइल ही बहुत ज़्यादा सही रखनी ज़रूरी है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी ऑडियंस के लिए एक को ये मैसेज या एडवाइस या टिप्स ज़रूर दें कि अगर वो चाहते हैं कि प्रोस्टेट संबंधी बीमारियों से बचे रहें, प्रिवेंट करके रखें, कुछ समय तक उसको टाल दें, तो अभी से ही अपनी जीवन शैली में से क्या 4-5 चीज़ें वो बदल दें, कुछ चीज़ें बंद कर दें या कम कर दें, सो दैट इस तरीके की दिक्कत से वो खुद को और अपनी फैमिली वालों को भी बचा करके रखें। तो जैसे हमने ये 3 कैटेगरीज की बात करी, तो जहां तक प्रोस्टेटाइटिस का सवाल है उसमें तो सेफ सेक्स प्रैक्टिस करें ताकि इन्फेक्शन ना हो। ठीक है। ज्यादातर लोगों में नॉन कैंसर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट संबंधित सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें व्यक्ति अगर हेल्दी है, फिजिकली एक्टिव है, तो बेहतर है। इसलिए भी कि हैविंग सेक्स और फॉर अ मैन टू डिस्चार्ज 2 to 3 times a week, तो प्रोस्टेट हल्का रहता है, तो उससे सिम्टम्स कम रहते हैं। तो मेरे मरीज जो 50 साल के ऊपर की उम्र के मेरे पास आते हैं और उनको मैं कहता हूं कि सेक्सुअली एक्टिव रहना अच्छा है, तो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो 2 से 3 बार हफ्ते में डिस्चार्ज करे व्यक्ति, दैट इज गुड। जहां तक खान पान का सवाल है, तो सिगरेट, चाय, कॉफी और शराब, ये सब प्रोस्टेट के सिम्टम्स एग्रेवेट करते हैं। तो सिगरेट तो बेस्ट बंद ही रखें, हाँ। पर बाकी चीजें नपीतुली मात्रा में। जहां तक स्पेसिफिक खान पान के पदार्थ हैं, तो वेजिटेबल्स, एक बात है, लोग कहते थे कि जिंक लेना बहुत जरूरी है, तो बात जिंक की नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, पर जिंक एक पदार्थ है जो सीमेन बनाने में इस्तेमाल होता है। तो वो जवानी में बेसिक रिक्वायरमेंट जिंक की सब्जियों से और खाने से मिल जाती है, तो एज सच कोई विशेष रिक्वायरमेंट नहीं है। और उम्र के बाद जिंक सप्लीमेंट किसी भी तौर पे आपको बचाते नहीं हैं फ्रॉम एनलार्ज प्रोस्टेट या कैंसर। तो हैविंग अ हेल्दी मॉडरेट लाइफस्टाइल इज बेस्ट, बट अ एक्टिव लाइफस्टाइल इज व्हाट इज बेस्ट। जहां तक कैंसर प्रिवेंशन का सवाल है, ऐसा कोई स्पेसिफिक राय नहीं दे सकता जो आपको गारंटी करे कि कैंसर नहीं होगा। तो कैंसर उम्र के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है और उसका स्क्रीनिंग या सिम्टम्स के बाद जांचों से ही पता लगता है कि कैंसर है या नहीं है, और उसका उपचार अकॉर्डिंगली किया जाता है। ठीक है, जिसके बारे में आपने हमें बताया कि PSA टेस्ट है जिसको कराते रहना चाहिए, स्पेशली अगर आपकी फैमिली में इस तरीके की दिक्कत चली आ रही है। तो आई एम श्योर इस सेशन में डॉक्टर हम लोगों ने जो भी बातचीत की है उसको हमारी ऑडियंस ने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा, जाना होगा। हमने बहुत कोशिश की उन सभी के सवालों के जवाब आपसे जानने की, एंड आई होप आपने भी इस सेशन को एंजॉय किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, एंड आई डिड एंजॉय इट वेरी मच। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपके मन में प्रोस्टेट रिलेटेड कोई और भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी हेल्पफुल सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।